to your YouTube channel Madam Wow presents competency based question which are very important for your CBSE board 2024 to 25. Today we are going to start macroeconomics part A, of which comprise of 40 marks of your CBSE paper which will appear. So this is a statement based question and you have to give answer according to what the statement is asking for. मतलब आप बच्चों को इस वीडियो में आंसर राइटिंग का वे बताया जाएगा कि आप किस तरीके से सीबीएसई के एग्जाम में आंसर राइटिंग करेंगे आपको कि आपको फुल मार्क्स मिले। तो पॉइंट वाइज आंसर राइटिंग सबसे पहली टिप ये है कि आपको इस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को या वट एवर द क्वेश्चन इज आपको इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड करने के बाद आपको इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपने आंसर को लिखना है। बेसिकली सीबीएसई इज चेकिंग योर डीपर कंसेप्ट एंड नॉलेज, तभी तो ये लेटेस्ट पैटर्न आया है सीबीएसई के द्वारा विच इज योर कॉम्पिटेंसी बेस्ड। सो आज हम 4 मार्क्स का क्वेश्चन सीखेंगे कि इसको बोर्ड में कैसे लिखना है, इसका आंसर किस तरीके से देना है और उसके साथ हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा मनी एंड बैंकिंग का। तो बेटा सबसे पहली चीज आप याद रखो कि जब भी आप 4 मार्क्स का क्वेश्चन लिख रहे हो तो आपको इसको कितने वर्ड्स में कंप्लीट करना है, 60 to 80 वर्ड्स में। ठीक है, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेटमेंट कह रही है कि कमर्शियल बैंक मनी क्रिएट करते हैं। ठीक है, सेंट्रल बैंक कंट्रोल द एबिलिटी टू क्रिएट मनी। देखो कमर्शियल बैंक का काम है मनी क्रिएट करना, सेंट्रल बैंक इसी काम को, जो किसका काम है कमर्शियल बैंक का, उसको कंट्रोल लगा देते हैं। ठीक है, अब आपको क्या आंसर देना है इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट की ध्यान में रखकर लाइट में, ठीक है, क्या स्टेटमेंट है मैं दोबारा पढ़ रही हूं। द कमर्शियल बैंक क्रिएट मनी while the central bank controls their ability to create money. So you have to explain the varying reserve requirement मेथड। अब आपके माइंड में ये हो रहा होगा कि हम डायरेक्ट रेशियोज लिख दें। ये अगर आप डायरेक्ट रेशियोज लिखोगे तो आपको उस समय 0 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि हमें स्टेटमेंट के बेस पर ही अपना आंसर राइटिंग करनी है, वो भी कितने वर्ड्स में, 60 to 80 वर्ड्स में। और अगर आप इसको ज्यादा वर्ड का लिखोगे तो आपका पेपर छूट भी सकता है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी दोनों को मिला के पेपर काफी लेंथी हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले आपने इसकी आंसर राइटिंग कैसे करनी है। सबसे पहला आपको इस इधर से इधर तक 1 मार्क मिलेगा, मींस हर स्टेप के आपको मार्क्स में दिए जाएंगे। ठीक है, 4 मार्क का है, जो जो आप एक्सप्लेन करोगे बच्चों उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स रिवार्ड किए जाएंगे। तो इसका आंसर ये है कि कमर्शियल बैंक क्या इंपॉर्टेंट सोर्स है। ठीक है, अब आपको पता है कमर्शियल बैंक कौन से हो गए, जैसे कि हमारा प्राइवेट बैंक हो गए, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक। इनके पास एक पावर है कि वो मनी सप्लाई क्रिएट करते हैं इकोनॉमी में। ठीक है, अब देखो अब क्या होता है कि कमर्शियल बैंक जैसे कि एचडीएफसी बैंक है, वो मनी कैसे बढ़ाएगा इकोनॉमी में। देखो जैसे कि हम लोग बैंक में जाते हैं, जाकर क्या करते हैं अपना पैसा डिपॉजिट, तो डिपॉजिटर के पैसों में से कुछ हिस्सा कमर्शियल बैंक लेंड कर देता है बोरर को। ठीक है, तो इस तरीके से क्या क्रिएट होती है मनी थ्रू अ वे ऑफ क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। अब आगे देखो कमर्शियल बैंक के पास एक पावर है कि वो लेंड करता है पैसा, कहां से लेंड करते हैं हमारे पब्लिक डिपॉजिट्स में से। बट सेंट्रल बैंक इसी पावर पे क्या कर देती है लगाम। कैसे देखो, अब जैसे कि अगर बैंक में 100 रुपए क्या है डिपॉजिट्स, अब इस डिपॉजिट्स में से वो 100 का 100 तो लेंड नहीं कर सकता। ठीक है,
कुछ हिस्सा उसको सीआरआर की फॉर्म में रखना पड़ेगा, कुछ हिस्सा उसको एसएसआर की फॉर्म में रखना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ हिस्सा वो क्या कर सकता है, लेंड कर सकता है, ठीक है। तो अब कमर्शियल बैंक के साथ क्या खेल खेलता है सेंट्रल बैंक, इस रेशियो को बार बार चेंज करता रहता है, क्योंकि ये वाली जो रेशियोज हैं, कैश रिजर्व रेशियो और सिक्योरिटी लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो, ये दोनों रेशियोज कभी सेंट्रल बैंक बढ़ा देगा तो कभी कम कर देगा, जिससे कि ये लेंडिंग रेट इफेक्ट करता है। किसका लेंडिंग रेट, कमर्शियल बैंक का। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, इसको आपने बेटा लिखना है ब्लू पेन से। फिर अगेन आप किसकी बात कर रहे हो, स्टेटमेंट की। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्टेटमेंट, फिर आप ब्लैक पेन से हाईलाइट करोगे पूरी स्टेटमेंट जो आपके कहां दे रखी थी बेटा, देख लो क्वेश्चन में, ये पूरी स्टेटमेंट, ठीक है। ये आपने क्या कर दी, हाईलाइट, क्योंकि इससे एग्जामिनर पे एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा और उनको क्लियर होगा कि आप सही में इसी स्टेटमेंट को ही एक्सप्लेन कर रहे हो अपने रीजन स्पेसिफाई करके और करेक्ट एक्सप्लेनेशन करके, ठीक है। अब देखो, अब मैंने क्या लिखा, एज पर द स्टेटमेंट, अब इसका भी आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। एज पर द स्टेटमेंट, आरबीआई कौन है, सेंट्रल बैंक, ठीक है। सेंट्रल बैंक किस पे कंट्रोल लगाता है, कमर्शियल बैंक के ऊपर। किसके ऊपर, कमर्शियल बैंक का क्या काम है, क्रेडिट क्रिएशन करना। तो सेंट्रल बैंक आरबीआई जो कमर्शियल बैंक का काम है क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस को करना, उस प्रोसेस पे क्या लगा देता है, कंट्रोल। कैसे लगाता है, बार बार आरबीआई क्या चेंज करेगा, बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो, सिक्योरिटी लिक्विडिटी रेशियो और रेपो रेट। ये रेट्स चेंज होने पे क्या होगा, तो गड़बड़ी होगी, ठीक है। अब वो क्या गड़बड़ी होगी उसका भी आपको मार्क्स मिलेगा। देखो बेटा, हमारी इकोनॉमी में दो सिचुएशन होती है, एक इन्फ्लेशन और एक डिफ्लेशन। तो आरबीआई इन्फ्लेशन में क्या करेगा इन रेट्स के साथ, और डिफ्लेशन में इन रेट्स के साथ क्या करेगा। तो देखो, इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि प्राइसेस जो हैं तमाम कमोडिटीज के वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब ये प्राइसेस बढ़ने का क्या कारण होता है कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई काफी ज्यादा है। देखो, लोगों के हाथ में जितना पैसा ज्यादा होगा वो उतना खर्च करेंगे, करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और उससे डिमांड उनकी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि सप्लायर अपना प्राइस बढ़ा देगा और एक इकोनॉमी में हर कमोडिटी का प्राइस अचानक से बढ़ना चालू हो जाएगा, जो हमारी कौन सी सिचुएशन है, इन्फ्लेशन की। तो बेटा, इन्फ्लेशन में हमारी मनी सप्लाई क्या है, बढ़ी हुई है। इस मनी सप्लाई को क्या करना है, करेक्ट करने के लिए, इन्फ्लेशन कैसे करेक्ट होगी, मनी सप्लाई को क्या करना पड़ेगा, कम। तो मनी सप्लाई कैसे कम करेगा आरबीआई, कैश रिजर्व रेशियो, बैंक रेट और सिक्योरिटी लिक्विडिटी रिजर्व को बढ़ा देगा, ठीक है। अब जैसे ही ये रेशियो बढ़ गई तो इट मींस कि अब कमर्शियल बैंक लेंड ज्यादा नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब ज्यादा उसको किस में डालना है, इन रिजर्व्स में डालना है। तो जो अमाउंट ऑफ रिजर्व है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नोट करते रहना, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्रेडिट क्रिएशन यानी अब कमर्शियल बैंक क्रेडिट कम देगा, क्योंकि अब वो ज्यादा पैसा किस में रखेगा, इन रिजर्व्स में, क्योंकि आरबीआई ने कहा है कि इन रिजर्व्स में ज्यादा पैसा रखना है। फिर क्या रिजल्ट निकलेगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। तो इसी रेशियो के चेंज होने को हम क्या बोलते हैं, वेराइंग रिजर्व रिक्वायरमेंट। डिफ्लेशन की केस में क्या होगा, इसका उल्टा होगा, इधर कैश रिजर्व रेशियो, बैंक रेट, सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या की थी, बढ़ा दी थी, इधर क्या करेगा, कम कर देगा, जिसके कारण अब कम पैसा रिजर्व में डालना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा कमर्शियल बैंक क्या करेगा, क्रेडिट
बांटेगा। तो जब कमर्शियल बैंक ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट बांटेगा, लोगों के पास पैसा आ जाएगा, तो उससे मनी सप्लाई बढ़ जाएगी और डिफ्लेशन की सिचुएशन करेक्ट हो जाएगी। क्योंकि डिफ्लेशन में हमें क्या करना है, मनी सप्लाई क्या है, कम है। हमें इसको करेक्ट करने के लिए मनी सप्लाई क्या करनी है, बढ़ानी है। तो ये इसका आपको मिल जाएगा 1 मार्क, क्योंकि आपने एक्सप्लेन कर दिया डिराइंग रिजर्व मेथड से। अब आपको बेटा इसके अंदर अभी तक को 2.5 नंबर मिलेगा अगर आप इतना करके छोड़ोगे, क्योंकि अगर आपको फुल मार्क्स लेने हैं तो आपको इसके अंदर एक रियल लाइफ एग्जाम्पल भी जोड़ना पड़ेगा जो आपके करंट अफेयर से रिलेट है। तो देखो, अब आरबीआई रेगुलरली, ठीक है, इन रेट्स को डिसाइड करता है। बैंक रेट हो गया, रेपो रेट हो गया, सैचुरेटेड लिक्विडिटी रिजर्व रेट हो गया और कैश रिजर्व रेट होगी। इनको रेगुलरली डिसाइड करता है एक मीटिंग बिठा के, जिस मीटिंग का क्या नाम है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठती है। इनकी मीटिंग बैठती है जिसको शॉर्ट फॉर्म में एमपीसी बोलते हैं, ठीक है। ये बैठती है साल में 6 टाइम्स। ये डिसाइड करते हैं इन रेट्स को, और रेट्स किस बेसिस पे डिसाइड होते हैं कि हमें इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ानी है या कम करनी है, ठीक है। और हमें मनी सप्लाई पे बेसिकली मेन एम क्या होता है कि मनी सप्लाई पे कंट्रोल लगाना और क्रेडिट क्रिएशन, जो बैंक का जो क्रेडिट क्रिएशन है उस पे कंसिक्वेंटली कंट्रोल लगाए रखने के कारण ये रेट्स बार बार चेंज होते हैं। तो अभी वाली आपको ये एग्जाम में लिखनी है, इसका आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। और आपको आंसर को एंड भी करना है एक इम्प्रेसिव वे से, इंप्रेसिंग वे से आपको आंसर एंड करना है जिसमें आपका एक सारांश आ जाए कि हाँ, हमने इन बातों से, इन तर्कों से इस स्टेटमेंट को प्रूफ कर दिया। तो देखो, आरबीआई एमपीसी में मीटिंग ये अभी रिसेंट हुई है 2024 में इन्होंने रेपो रेट को चेंज नहीं किया, जो कितना है 6.5% है, जो चेंज नहीं किया। अब रेपो रेट चेंज नहीं होगा तो सेम ही रेपो रेट है, ना बढ़ा ना कम हुआ, मनी सप्लाई भी हमारी सेम ही रहेगी, जिसके कारण ये फ्यूचर में प्रेडिकेशन की जा रही है कि जीडीपी का प्रोजेक्शन किया जाएगा कि 7.2% बढ़ जाएगी आगे आने वाले 25 में, FY25 में। तो एक एग्जांपल है रियल लाइफ सिचुएशन से जो हमने इसको जोड़ दिया करंट इकोनॉमी से। तो हमें करंट इकोनॉमी से भी जोड़ना पड़ेगा, चाहे हम इंडियन इकोनॉमी लिख रहे हैं या हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कर रहे हैं। अब मेन आता है कि इस आंसर को आपने एंड करना है। जब आप इस आंसर को एंड करोगे तो आपको 4 आउट ऑफ 4 मिलेंगे। तो आंसर देखो बेटा कैसे एंड करना है, हेंस दिस वे, इस तरीके से सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स ओवर द पावर ऑफ कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक किस पे कंट्रोल करता है, पावर ऑफ कमर्शियल बैंक पे, और वो क्या पावर है, क्रेडिट क्रिएशन की, एंड कॉम्पैक्ट विद द इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। किससे कॉम्पैक्ट करता है, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन से, ठीक है। और बार बार क्या चेंज करता रहता है, कैश रिजर्व रेशियो, सैचुरेटरी लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो और बैंक रेट। ये आपकी एंडिंग हो गई, आपने एक्सप्लेन भी कर दिया। तो एक क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बताया जो आपका स्टेटमेंट बेस्ड था। तो इस तरीके से आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड पैटर्न में आंसर राइटिंग करनी है और इस वे से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट बात पढ़ेंगे कि जो हमने ये रेट्स पढ़े हैं इनका एक और क्वेश्चन बन के आता है, इनका क्या मीनिंग और क्या इंपैक्ट पड़ेगा इकोनॉमी में। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी बुक्स नहीं पढ़ी तो कोई इशू नहीं है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मैडम वाव यूट्यूब चैनल।